हम्म, कल्पना कीजिए एक ऐसी विशाल भूल भुलैया की, मतलब एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें करोड़ों रास्ते हैं, लेकिन सिर्फ एक रास्ता ऐसा है जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे इंसान की जान बचा सकता है। हाँ, और पारंपरिक विज्ञान में ना इस भूल भुलैया को पार करने का तरीका बहुत ही थका देने वाला रहा है। वैज्ञानिक असल में पैदल चलकर हर एक रास्ते को आजमाते हैं। बिल्कुल। और इसमें दशकों लग जाते हैं। लेकिन लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वैज्ञानिकों के पास एक ऐसा ड्रोन आ जाए जो आसमान से उड़कर पूरी भूल भुलैया को स्कैन करे और चंद घंटों में बता दे कि सही रास्ता कौन सा है। हाँ, और अगर हम इसे ताले और चाबी के नजरिए से देखें, तो चुनौती ये है कि किसी बीमारी वाले प्रोटीन रूपी ताले को खोलने के लिए हमें लाखों करोड़ों रसायनों के पहाड़ में से वो एक सही चाबी ढूंढनी है। सही बात है। और हाथ से एक एक चाबी चेक करने का मतलब है कि समय और पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वो कोई विज्ञान कथा नहीं है। हाँ, ये आज की सच्चाई है। जी। तो आज के इस गहरे विश्लेषण का जो हमारा मिशन है, जी। वो ये समझना है कि कैसे ऑटोडॉक वीना नाम का एक सॉफ्टवेयर दवाओं की खोज के पूरे तरीके को जड़ से बदल रहा है। जी। और इस चर्चा के लिए हमने दो बहुत ही शानदार स्रोतों का आधार बनाया है। पहला एक लेख है जिसका नाम है ऑटोडॉक वीना एक्सेलरेटिंग द पाथ फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मेडिसिन्स। बहुत ही विस्तृत लेख है वो। हाँ, और दूसरा जो स्रोत है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स विद बीबी यूट्यूब चैनल का एक ट्यूटोरियल है जो इसके तकनीकी पहलुओं को खोलकर समझाता है। और हम कोशिश करेंगे कि बिना भारी भरकम जार्गन के इसे डिकोड करें। बिल्कुल, और देखिए इस विषय की गंभीरता को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चाबी या सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो सतह के नीचे असल में हम नई दवाओं और इंसानी शरीर की बीमारियों की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाला कोई सिम्युलेशन नहीं है। एकदम सही, ये समय के खिलाफ इंसानी जान बचाने की एक रेस है। और इस रेस में दांव कितने ऊंचे हैं ना, इसे हम उस लेख में दी गई एक बहुत ही भावनात्मक कहानी से समझ सकते हैं। कहानी लिली नाम की एक छोटी बच्ची की है। हाँ, वो कहानी बहुत मार्मिक है। लिली अस्पताल के एक वार्ड में भर्ती है और एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है जिसका फिलहाल कोई कारगर इलाज मौजूद नहीं है। मतलब उसके माता पिता डॉक्टर सब दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन समय रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। बिल्कुल। और लिली की ये स्थिति हमें याद दिलाती है कि दवाओं की खोज की गति तेज होना क्यों जरूरी है। ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। हाँ, और अगर हम इस मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक विज्ञान की रफ्तार को देखें ना, तो सच में बहुत निराशा होती है। मतलब एक नई दवा को शुरुआती विचार से लेकर लैब टेस्ट, क्लिनिकल ट्रायल और फिर बाजार तक पहुंचाने में कितना समय लग जाता है? औसतन 10 से 15 साल। बाप रे, 10 से 15 साल का इंतजार तो किसी भी गंभीर मरीज के लिए बहुत लंबा है। बिल्कुल, और सिर्फ समय ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया में अरबों डॉलर का खर्च भी आता है। और यहीं पे मॉलिक्यूलर डॉकिंग की एंट्री होती है, राइट? हाँ, इसी भारी भरकम समय और खर्च की दीवार को तोड़ने के लिए मॉलिक्यूलर डॉकिंग की तकनीक सामने आती है। इसे आप एक तरह की वर्चुअल स्क्रीनिंग कह सकते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनिंग? जी, यह तकनीक कंप्यूटर के भीतर यह अनुमान लगाती है कि एक संभावित दवा का मॉलिक्यूल, यानी वो चाबी, किसी बीमारी वाले रिसेप्टर या ताले के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। अच्छा, तो वो बस ये परखता है कि दोनों आपस में जुड़कर एक स्थिर स्थिति बना सकते हैं या नहीं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है। मतलब देखिए, रासायनिक दुनिया या केमिकल स्पेस तो असीमित है ना। हाँ, करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर ये डॉकिंग सिर्फ एक कंप्यूटर सिम्युलेशन है, तो हम इस पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या हम अरबों डॉलर के फिजिकल लैब टेस्ट को पूरी तरह किनारे कर सकते हैं? क्योंकि स्क्रीन पर 3D मॉडल का घूमना एक बात है, और असल इंसानी शरीर के जटिल तंत्र में किसी रसायन का काम करना बिल्कुल अलग बात है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, और ये एक बहुत ही जायज़ संदेह है। लेकिन इसे इस तरह से देखिए, मॉलिक्यूलर डॉकिंग का काम असल दुनिया के लैब टेस्ट को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका मुख्य काम क्या है? ये तकनीक असल में उन लाखों बेकार विकल्पों को फिल्टर करने का काम करती है जिन पर लैब में अंधाधुंध समय और पैसा बर्बाद होता। ओहो, मतलब कचरा साफ करना। हाँ,
इसे ऐसे समझिए कि अगर प्रयोग से पहले ही ये पता चल जाए कि अरबों रसायनों में से 99.9% रसायन उस बीमारी के ताले में फिट ही नहीं होंगे, तो वैज्ञानिक उन्हें असली लैब में टेस्ट ही क्यों करेंगे? सही बात है। फिर तो उन्हें टेस्ट करना बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल। डॉकिंग एक बेहद स्मार्ट छलनी की तरह काम करती है। ये पहले ही छटाई कर देती है ताकि असली लैब में सिर्फ उन चंद मॉलिक्यूल्स पर मेहनत की जाए जिनके सफल होने की सबसे ज्यादा संभावना है। समझ गया। यानी ये तकनीक लैब की जगह नहीं ले रही है, बल्कि लैब के काम को एक दिशा दे रही है। एकदम सटीक। तो अब बात करते हैं उस खास टूल की जिसका हमारे श्रोतों में बार बार जिक्र आया है, ऑटोडॉक वीना। जब पारंपरिक लैब इतनी धीमी है, तो ये सॉफ्टवेयर इस फिल्टर करने के काम को इतनी जल्दी कैसे अंजाम देता है? देखें, ऑटोडॉक वीना पुराने डॉकिंग सॉफ्टवेयर टूल्स का एक बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी गति और सटीकता है। ट्यूटोरियल में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि ऑटोडॉक वीना एक साथ कई मॉलिक्यूल्स की पैरेलल या समानांतर स्क्रीनिंग कर सकता है। पैरेलल स्क्रीनिंग मतलब एक ही समय पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स? हाँ, जहां पुराने टूल्स एक मॉलिक्यूल की गणना करने में अटक जाते थे, वहीं वीना एक बहुत ही एडवांस्ड एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। अरे वाह! ये तेजी से भविष्यवाणी करता है कि दवा का मॉलिक्यूल रिसेप्टर के 3D ढांचे के भीतर खुद को कैसे मोड़ेगा और कैसे फिट होगा। लेकिन स्रोतों में इसकी एक और खूबी का जिक्र है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है। जी, बिल्कुल मुफ्त। हाँ, इसका मतलब है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन होती है। क्या उलझन? अगर कोई सॉफ्टवेयर पूरी तरह से मुफ्त है, तो क्या उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होगी? मतलब अक्सर हम यही मानते हैं ना कि जो चीज मुफ्त है वो बड़ी फार्मा कंपनियों के करोड़ों डॉलर के सेटअप को टक्कर नहीं दे सकती। हाँ, आम जीवन में हम ऐसा ही सोचते हैं। तो क्या एक मुफ्त रूल इतने जटिल विज्ञान में वाकई भरोसेमंद हो सकता है? मैं बताती हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और विज्ञान की दुनिया थोड़े अलग नियमों पे चलती है। ओपन सोर्स होने का मतलब ये कतई नहीं है कि गुणवत्ता कम है। अच्छा। इसके विपरीत ओपन सोर्स का मतलब है ग्लोबल सहयोग। जब दुनिया भर की छोटी रिसर्च टीम्स, यूनिवर्सिटी के छात्र और स्वतंत्र वैज्ञानिक एक ही टूल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोड के स्तर पर सुधार करते हैं और अपना डेटा शेयर करते हैं, तो वो टूल लगातार बेहतर होता जाता है। ओह, मतलब हर कोई उसमें अपना योगदान दे रहा है? बिल्कुल। और इसी वजह से जिनके पास करोड़ों डॉलर का बजट नहीं है, वे भी अब कैंसर या अल्जाइमर जैसी बीमारियों के इलाज खोजने में योगदान दे पा रहे हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। विज्ञान का लोकतंत्रीकरण हो रहा है। हाँ, ये एक बंद कमरे में बनाए गए किसी महंगे सॉफ्टवेयर से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसके पीछे पूरी दुनिया का दिमाग लगा है। सच में, ये विज्ञान को चंद अमीरों की जागीर होने से रोकता है। लेकिन अब थोड़े इस जादू के पर्दे के पीछे चलते हैं। चलिए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स विद बीबी की ट्यूटोरियल को देखकर मुझे ये तो समझ आ गया कि ये कोई बस एक बटन दबाने वाला काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक पूरी असेंबली लाइन जैसा है। मतलब एक रिसर्चर असल में अपने कंप्यूटर पर इसे कैसे चलाता है। ट्यूटोरियल में मैंने देखा कि MGL टूल्स, ओपन बैबल और पर्ल जैसे कई प्रोग्राम्स की लिस्ट थी। हाँ, बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स मिलकर काम करते हैं। तो ये सब एक साथ कैसे फिट होते हैं? इसे एक कारखाने की असेंबली लाइन की तरह ही समझिए। सबसे पहले आपको कच्चा माल चाहिए, यानी रसायन, या जिन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स, ठीक है। ट्यूटोरियल में दिखाया गया है कि वैज्ञानिक जिंक नाम के एक विशाल ऑनलाइन डेटाबेस से इन रसायनों को डाउनलोड करते हैं। जिंक डेटाबेस, हाँ मैंने पढ़ा था इसके बारे में। लेकिन दिक्कत यह है कि जिंक से जो फाइलें आती हैं वो .sdf फॉर्मेट में होती हैं, और ऑटोडॉक वीना इस फॉर्मेट को नहीं पढ़ सकता। ओहो, तो यहीं पर वो ट्रांसलेटर काम आता है ना, ओपन बैबल टूल। एकदम सटीक। ओपन बैबल एक अनुवादक की तरह है जो .sdf फाइलों को .pdb को TA फॉर्मेट में बदल देता है। अच्छा, तो ये .pdb QT इतना जरूरी क्यों है? यह समझना बहुत दिलचस्प है। यह फाइल सिर्फ मॉलिक्यूल का 3D आकार नहीं बताती, बल्कि उसमें मौजूद हर एटम का इलेक्ट्रिकल चार्ज भी जोड़ देती है। इलेक्ट्रिकल चार्ज? हाँ, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ। क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का खेल सिर्फ आकार का नहीं होता, बल्कि चुंबकत्व का भी होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैसे आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, यह जाने बिना सॉफ्टवेयर ये नहीं बता सकता कि मॉलिक्यूल ताले में टिकेगा या नहीं। बहुत खूब। मतलब ये तो हुई चाबी की तैयारी।
लेकिन उस बीमारी वाले प्रोटीन यानी हमारे ताले का क्या? हाँ, उसे भी तैयार करना पड़ता है। मैंने ट्यूटोरियल में देखा कि MGL टूल्स का इस्तेमाल करके उस प्रोटीन में से पानी के कण यानी वाटर मॉलिक्यूल्स हटाए जा रहे थे। ये पानी हटाना क्यों जरूरी है? देखिए, जब वैज्ञानिक असल दुनिया से प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर निकालते हैं तो वो एक तरल वातावरण में होता है, इसलिए उसमें पानी के कण चिपके रहते हैं। हाँ, शरीर में तो पानी होता ही है। बिल्कुल, लेकिन जब कंप्यूटर के भीतर हमें ये जांचना हो कि सिर्फ दवा और प्रोटीन आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो वो पानी बीच में रुकावट पैदा करता है। तो वो सिमुलेशन को साफ करने के लिए। हाँ, MGL टूल्स एक तरह से सर्जरी करके प्रोटीन को पूरी तरह से साफ करता है ताकि डॉकिंग का सिमुलेशन बिना किसी मिलावट के हो सके। समझ गया। और इसके बाद शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा आता है, ग्रिड बॉक्स बनाना। जी, ग्रिड बॉक्स बहुत महत्वपूर्ण है। ट्यूटोरियल में बाकायदा X, Y और Z कोऑर्डिनेट सेट करके एक बॉक्स बनाया गया था। मुझे याद है XY सेंटर 80.0 रखा गया था। आपकी याददाश्त अच्छी है। इसे मैं ऐसे समझ रहा हूं जैसे किसी विशाल ग्रह पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एक छोटा सा सुरक्षित लैंडिंग जोन तय करना। बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। लेकिन सॉफ्टवेयर को ये लैंडिंग जोन बताने की जरूरत ही क्या है? मतलब क्या हम मॉलिक्यूल्स को पूरे प्रोटीन पर कहीं भी फेंक कर नहीं देख सकते कि वो कहाँ चिपकता है? अगर हम पूरे प्रोटीन पर मॉलिक्यूल को फेंक कर टेस्ट करेंगे ना, हाँ। तो कंप्यूटर को गणना करने में महीनों लग जाएंगे। प्रोटीन बहुत विशाल होते हैं। बाप रे, महीने? हाँ, वैज्ञानिक अक्सर पहले से ही जानते हैं कि उस बीमारी वाले प्रोटीन की एक्टिव साइट कौन सी है। एक्टिव साइट मतलब वो कमजोर नस या वो खास गड्ढा जहां दवा के लगने से प्रोटीन काम करना बंद कर देगा। ग्रिड बॉक्स बनाकर हम सॉफ्टवेयर को निर्देश देते हैं कि इस पूरे विशाल ढांचे को भूल जाओ, अपना सारा ध्यान सिर्फ इस बॉक्स के अंदर लगाओ और देखो कि चाबी यहाँ कैसे फिट होती है। क्या बात है, बिल्कुल। और जब सॉफ्टवेयर ये पता लगा लेता है तो वो एक स्कोर देता है जिसे फ्री एनर्जी ऑफ बाइंडिंग कहा जाता है। हाँ, फ्री एनर्जी ऑफ बाइंडिंग। इसका नाम सुनने में बड़ा तकनीकी लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? जरूर। इसे समझने के लिए प्रकृति के एक बुनियादी नियम को देखना होगा। प्रकृति हमेशा सबसे कम ऊर्जा वाली यानी सबसे शांत या स्थिर अवस्था में रहना पसंद करती है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे एक पहाड़ी पर रखा पत्थर हमेशा लुढ़ककर घाटी में सबसे नीचे जाकर रुकना चाहता है क्योंकि वहां ऊर्जा सबसे कम होती है। समझ गया। डॉकिंग में भी यही होता है। जब दवा का मॉलिक्यूल प्रोटीन से जुड़ता है तो अगर वो एक स्थिर स्थिति में आ जाता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। अच्छा। इसीलिए फ्री एनर्जी ऑफ बाइंडिंग का स्कोर जितना ज्यादा नेगेटिव होगा यानी माइनस में होगा, उसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल उतनी ही मजबूती से उस ताले में जाकर बैठ गया है। वाओ, इस ऊर्जा के खेल को ना एक असली उदाहरण से समझना और भी रोमांचक है। ट्यूटोरियल में NF-κB नाम के एक प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, जिसका PDB ID 183Q है। बिल्कुल। और स्रोतों से पता चलता है कि ये जो NF-κB है, ये शरीर के भीतर एक तरह का विलन है। जी, ये अस्थमा, अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। और इस विलन के खिलाफ जिस प्राकृतिक रसायन को बतौर दवा टेस्ट किया गया वो था रेस्वेराट्रॉल। हाँ, रेस्वेराट्रॉल। लेकिन ट्यूटोरियल में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि रिसर्चर ने सिर्फ इस एक रसायन को टेस्ट नहीं किया। नहीं, उन्होंने जिंक डेटाबेस से इससे मिलते जुलते 100 और रसायन डाउनलोड किए जिन्हें एनालॉग्स कहते हैं। यहाँ मेरा एक बड़ा सवाल है, जब रेस्वेराट्रॉल पहले से मौजूद है तो 100 और एनालॉग्स की जरूरत क्या थी? क्या वो एक मूल रसायन काफी नहीं था? देखिए, प्रकृति जो रसायन बनाती है वो अक्सर किसी खास बीमारी के लिए 100% परफेक्ट नहीं होता। अच्छा। वो एक अच्छी शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक उस मूल ढांचे में छोटे छोटे रासायनिक बदलाव करते हैं। जैसे कार्बन का एक अणु हटा देना या थोड़ा सा ऑक्सीजन जोड़ देना ताकि वो ताले में और भी बेहतर तरीके से फिट हो सके। इसीलिए उन 100 एनालॉग्स को टेस्ट किया गया, ये देखने के लिए कि क्या कोई एनालॉग मूल रसायन से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और एक साथ 100 रसायनों को टेस्ट करने के लिए ही वो पर्ल स्क्रिप्ट काम आती है ना, बिना windows.pl। बिल्कुल सही। क्योंकि मैन्युअल रूप से एक एक करके फाइल अपलोड करने में तो पूरा दिन निकल जाएगा। हाँ, वो तो बहुत उबाऊ हो जाएगा। स्क्रिप्ट की मदद से एक सिंगल कमांड दी जाती है और कंप्यूटर उन 100 मॉलिक्यूल्स की ऑटोमेटिक टेस्टिंग शुरू कर देता है। और इसी ऑटोमेशन के बाद एक लॉग फाइल जनरेट होती है। जी, जिसमें सारी मेहनत का नतीजा छिपा होता है। हाँ, और ट्यूटोरियल के नतीजे सच में आंखें खोलने वाले थे।
जो मूल रेस्वेराट्रॉल था उसका बाइंडिंग स्कोर -6.1 आया था। लेकिन जब एनालॉग्स के नतीजे देखे गए तो लिगेंड 19 नाम के एक रसायन का स्कोर -8.7 था। यानी लिगेंड 19 का स्कोर ज्यादा नेगेटिव था। हाँ, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये नया बदलाव किया हुआ रसायन मूल रसायन की तुलना में उस कैंसर वाले प्रोटीन को कहीं ज्यादा मजबूती से जकड़ सकता है। बिल्कुल, और डॉकिंग के बाद इसे पाइमोल नाम के सॉफ्टवेयर में 3D में भी देखा गया। हाँ, जहां वैज्ञानिक स्क्रीन पर सच में देख सकते हैं कि लिगेंड 19 के एटम्स प्रोटीन के एटम्स के साथ कैसे जुड़ रहे हैं। मतलब ये सब किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है ना? ये बहुत ही अद्भुत तकनीक है। लेकिन ट्यूटोरियल के एक छोटे से हिस्से ने मुझे एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या की ओर सोचने पर मजबूर कर दिया। वो क्या? ट्यूटोरियल में जिक्र किया गया था कि एक सामान्य कंप्यूटर पर केवल 100 लिगेंड्स को टेस्ट करने में 2 घंटे का समय लग गया। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर केवल 100 मॉलिक्यूल्स को 2 घंटे लग रहे हैं और असली दुनिया की केमिकल लाइब्रेरी में करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या हम विज्ञान लैब की धीमी गति से निकलकर बस एक नए कंप्यूटेशनल ट्रैफिक जैम में नहीं फंस गए हैं? मतलब करोड़ों मॉलिक्यूल्स को इस रफ्तार से टेस्ट करने में तो सालों लग जाएंगे। आपने बहुत ही पैनी नजर से इस बिंदु को पकड़ा है और मैं आपसे सहमत हूं। यही कारण है कि जब बड़े पैमाने पर वर्चुअल स्क्रीनिंग होती है तो उसे आम लैपटॉप पर नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है जो 1 सेकंड में हजारों कैलकुलेशंस कर सके। अच्छा, तो हार्डवेयर अपग्रेड करना पड़ता है? हाँ, हार्डवेयर की सीमा एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस ट्रैफिक जैम से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना नहीं है। तो फिर क्या है? एक पूरी तरह से नई तकनीक का इस्तेमाल करना, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI लेख में भी इशारा किया गया था कि दवाओं की खोज का भविष्य AI के कंधों पर है। बिल्कुल। अगर हम मेरी वो ट्रैफिक जाम वाली एनालॉजी लें तो AI सिर्फ एक तेज इंजन नहीं है, वो एक स्मार्ट GPS है। हाँ, बहुत अच्छी तुलना है। वो करता क्या है कि पिछले करोड़ों डॉकिंग नतीजों को देखता है और ताले के आकार का विश्लेषण करके बिना हर चाबी को टेस्ट किए ही बता देता है कि कौन सी चाबी काम करेगी। ट्रैफिक जैम में फंसने से पहले ही खाली रास्ता दिखा देता है। यही AI का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। AI और मशीन लर्निंग ना मॉलिक्यूलर डॉकिंग के भीतर एक पैटर्न पहचानने का काम करते हैं। वे रसायनों के उस व्याकरण को समझ लेते हैं जिसे शायद इंसानी दिमाग कभी न पकड़ पाए। वे ऐसे नए मॉलिक्यूलर ढांचे खुद डिजाइन कर सकते हैं जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट स्रोतों में उभर कर आता है, प्रिसिजन मेडिसिन। जी, प्रिसिजन मेडिसिन यानी व्यक्तिगत या सटीक चिकित्सा। इसका मतलब तो ये हुआ कि भविष्य में वो वन साइज फिट्स ऑल वाली दवाएं नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं। हर इंसान के शरीर का जेनेटिक कोड अलग होता है। हाँ। जो रसायन एक व्यक्ति के शरीर में चमत्कार कर सकता है, हो सकता है वही रसायन दूसरे व्यक्ति के शरीर में गंभीर साइड इफेक्ट पैदा कर दे। और इसी अंतर को पाटने के लिए ऑटोडॉक विना और AI का तालमेल काम आता है, राइट? हाँ, भविष्य में डॉक्टर किसी मरीज का जेनेटिक डेटा लेंगे, उसके शरीर के खास प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर कंप्यूटर में डालेंगे और फिर डॉकिंग के जरिए ये तय करेंगे कि उस विशेष व्यक्ति के लिए कौन सी दवा सबसे सुरक्षित होगी। इससे इलाज सीधा निशाने पर लगेगा, साइड इफेक्ट की गुंजाइश न के बराबर रह जाएगी। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इन सब एडवांस कंप्यूटर और AI की बातों को सुनकर मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या आने वाले भविष्य में असली भौतिक प्रयोगशालाएं जो फिजिकल लैब्स होती हैं वो पूरी तरह से इतिहास बन जाएंगी? क्या वैज्ञानिक सिर्फ कीबोर्ड और स्क्रीन तक सीमित रह जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भौतिक प्रयोगशालाओं का महत्व कभी खत्म नहीं होने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अंतर समझना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर सिमुलेशन ये भविष्यवाणी कर सकता है कि दवा बीमारी पर असर करेगी या नहीं, लेकिन वो इंसानी सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं दे सकता। मतलब साइड इफेक्ट्स या टॉक्सिसिटी? हाँ, किसी रसायन का पेट के एसिड को बर्दाश्त करना, खून में घुलकर दिमाग तक पहुंचना या लिवर के लिए जहरीला न होना, ये सब चीजें असली लैब में टेस्ट की जानी अनिवार्य हैं। समझ गया। यानी कंप्यूटर का काम सिर्फ ये तय करना है कि लैब में क्या टेस्ट किया जाए। एकदम सही। पहले वैज्ञानिक अंधेरे में हजारों तीर चला रहे थे, अब डॉकिंग तकनीक उन्हें एक लेजर गाइडेड निशाना दे रही है। बहुत खूब।
तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि ऑटोडॉक विना जैसी तकनीक कोई वीडियो गेम नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह दशकों लंबी और महंगी प्रक्रिया को बाईपास करने का एक सशक्त रास्ता है। यह लिली जैसी उन अनगिनत जिंदगियों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है जिनके पास 10-15 साल का इंतजार करने का समय नहीं है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तकनीक ने विज्ञान के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। यह अब बंद प्रयोगशालाओं से निकलकर ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। सच में। और इसी बात से ना एक बहुत ही गहरा सवाल जन्म लेता है। श्रोताओं के सोचने के लिए ये एक उकसाने वाला विचार है। आज ऑटोडॉक विना जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने ये ताकत दुनिया के हर इंसान तक पहुंचा दी है। जरा कल्पना कीजिए कि कल को कोई कॉलेज का छात्र अपने बेडरूम में बैठे बैठे अपने लैपटॉप पर इसी मुफ्त सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके किसी गंभीर बीमारी का सटीक इलाज खोज निकालता है। ऐसा हो सकता है? तो उस जीवन रक्षक दवा का असली मालिक कौन होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उस छात्र को उसका श्रेय मिलेगा या फिर उसे असलियत में बदलने और पेटेंट कराने के लिए फिर से किसी अरबपति फार्मा कंपनी की ही चौखट पर जाना पड़ेगा? क्या भविष्य में दवाओं की खोज सिर्फ चंद अरबपति कंपनियों की जागीर नहीं रह जाएगी या ये ओपन सोर्स सच में मानवता की मदद करेगा? इस गहरे सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। बिल्कुल। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।